बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह की ज़ात पाक का बहुत बहुत शुक्र है जिसकी इज़्ज़त और अज़मत के सदक़े में अच्छे और नेक काम पूरे होते हैं। अस्सलामु अलैकुम। बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग के तहत जारी वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर की जानिब से पेश होने वाले ई लर्निंग सेशन में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके मौलमा मैमुना शेख। तो आइए आपके तालीमी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। 9वीं जमात के लिए जोग्राफिया के इस सेशन में हमारा आज का मौजू है सियाहत। सबक के अहम निकात कुछ इस तरह हैं। सियाहत का मफ़हूम, सियाहत की किस्में, सियाहत का फ़रोग़, भारत में सियाहत के फ़रोग़ की अहमियत। सबसे पहले सियाहत का मफ़हूम समझने की कोशिश करते हैं। रोज़ की थका देने वाली मशगूलियात से आदमी मुख्तलिफ किस्म के तनाव का शिकार हो जाता है, इसलिए कोई तफरीही मशगला ज़रूरी हो जाता है। इस तनाव को दूर करने के लिए अजीज़ों, दोस्तों, रिश्तेदारों के साथ छुट्टियों में कुदरत के हसीन नज़ारों की सैर करने के लिए फितरत की गोद में पहुंच जाते हैं। इस तरह ज़हनी तनाव कम करने के लिए रोज़मर्रा के माहौल से दूर चंद दिनों के लिए कहीं जा बसते हैं। ज़हनी तौर पर खुश खुर्रम रहने के लिए हम कुदरती मनाजिर वाले, तारीख़ी, तहज़ीबी अहमियत वाले मकामात की सैर करते हैं। इसे ही सियाहत कहते हैं। हम मुख्तलिफ मकासद के तहत करीब या दूर का सफ़र करते हैं। मसलन त्यौहार, तकरीब, जश्न, खेल, सैर, तफरीह वगैरह। किसी भी मकाम पर जाने के लिए पहले से तैयारी करना पड़ती है, जैसे उस मकाम पर जाने का रास्ता मुंतखब करना, आमद-ओ-रफ्त के लिए ज़राए तय करना, रोज़मर्रा इस्तेमाल की ज़रूरी अशिया लेना वगैरह। आप जानते ही हैं, किसी भी मकाम पर जाने से पहले तैयारी करना पड़ती है। पैकिंग करते हैं हम, मगर इससे पहले उस मकाम पर जाने का रास्ता मुंतखब करना होता है, आमदोरफ्त के लिए ज़राए तय करना, रोज़मर्रा इस्तेमाल की ज़रूरी अशिया लेना। मतलूबा मकाम पर पहुंचने के बाद हम वहाँ के काबिल दीद और मशहूर कुन मकामात की सैर करते हैं। कभी कभी हम वहाँ क़याम भी करते हैं। वहाँ दस्तयाब सहूलतों से फ़ायदा भी उठाते हैं, जिसकी हम कीमत भी अदा करते हैं। किसी भी मकसद के तहत हम करीब या दूर का सफ़र करते हैं
तो पहले से तैयारी करना पड़ती है। मतलूबा मकाम पर पहुंचने के बाद हम वहाँ के काबिल दीद और मशहूर कुन मकामात की सैर करते हैं। कभी कभी हम वहाँ क़याम भी करते हैं। जो सहूलतें दस्तयाब हैं उनसे फ़ायदा उठाते हैं, जिसकी हम कीमत अदा करते हैं। हम अपनी रिहाइश गाह को छोड़कर मुख्तलिफ मकामात की सैर करने, खुशियाँ हासिल करने, लुत्फ़ उठाने, तफरीह करने, तिजारत करने, क़याम करने वग़ैरह मकासद से सफ़र करते हैं। इस किस्म के सफ़र को सियाहत कहते हैं। तो अब आप जान गए होंगे सियाहत किसे कहते हैं। हम अपनी रिहाइश गाह को छोड़कर, जहां हम रहते हैं, उसे छोड़कर मुख्तलिफ मकामात की सैर करने, खुशियाँ हासिल करने, लुत्फ़ उठाने, तफरीह करने, तिजारत करने, क़याम करने वग़ैरह मकासद से सफ़र करते हैं। इस किस्म के सफ़र को सियाहत कहते हैं। सियाहत को अंग्रेजी में टूरिज़्म कहते हैं। अपने मुल्क में सियाहत की रिवायत कदीम ज़माने से मौजूद है। मजहबी मकामात की सैर, मेलों की सैर, हुसूल इल्म के लिए दूर दराज इलाकों का सफ़र, तिजारती सफ़र वग़ैरह के ज़िम्न में पहले ज़माने में लोग सियाहत पर निकलते थे। मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर लोग सफ़र करते हैं। सफ़र की वजूहात में सनत व तिजारत, मजहबी उमूर, लुत्फ़ अंदोज़ी, इलाज व मुआलजा, आराम और आबो हवा की तब्दीली, हुसूल इल्म वग़ैरह शामिल हैं। इन वजूहात की बिना पर लोग एक जगह से दूसरी जगह सफ़र करते हैं। मजहबी उमूर की अदायगी के लिए लोग मजहबी मकामात का सफ़र करते हैं। मजहबी मकामात की सैर, मेलों की सैर, हुसूल इल्म के लिए दूर दराज इलाकों का सफ़र। दुनिया के कई ममालिक से कदीम ज़माने में लोग तक्षशिला और नालंदा यूनिवर्सिटियों में हुसूल इल्म की गर्ज से आया करते थे। तिजारत की गर्ज से लोग सफ़र किया करते थे। आप पढ़ चुके हैं कि एशियाई ममालिक के मगरबी ममालिक से तिजारती ताल्लुकात उस दौर में ही कायम हो चुके थे। एशियाई ममालिक और ख़ास तौर पर भारत से गरम मसाले, हाथी दांत वग़ैरह मगरबी ममालिक में तिजारत के लिए ताजिर ले जाया करते थे। तो तिजारती सफ़र वग़ैरह के ज़िम्न में पहले ज़माने में लोग सियाहत पर निकलते थे। मुख्तसरन ये कि इंसान को कदीम ज़माने से ही सफ़र करना पसंद है। मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर लोग एक जगह से दूसरी जगह सफ़र किया करते थे। तो आप
सियाहत का मफहूम और सियाहत की रिवायत से वाकिफ हो चुके हैं। सियाहत किसे कहते हैं? किसी खास मकसद के तहत किसी दूर दराज के मकाम की सैर के लिए इख्तियार किए गए सफ़र को सियाहत कहते हैं। सियाहत को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? टूरिज्म। भारत में कदीम इमारतें, तारीख़ी शोहरत याफ्ता और कुदरती नज़ारों से मालामाल मकामात मौजूद हैं। नक्शे में दिए हुए ये मकामात मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर मशहूर हैं। इन मकामात की शोहरत के कुछ मखसूस अवामिल होते हैं। मसलन कुदरती खूबसूरती, खुशगवार आबो हवा, दिलकश मनाजिर, गर्म पानी के चश्मे, साहिली किनारे, तारीख़ी इमारतें, संग तराशी, मजहबी मकामात, मामन जैसे मकामात सयाहों के लिए कशिश रखते हैं। इन मकामात की सैर के लिए कई गैर मुल्की सयाह भारत आते हैं। सियाहत की मुख्तलिफ किस्में हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं सियाहत की किस्में कौन सी हैं। सियाहत की किस्मों में उमूमन मकामी, बैन रियासती, बैनुल अक़वामी, मजहबी, तारीख़ी, तिब्बी, साइंसी, ज़रई, इत्तफ़ाक़ी, खेल वगैरह शामिल हैं। क्या आपने कभी सोचा था सियाहत की इतनी मुख्तलिफ किस्में भी हो सकती हैं? आइए सियाहत की मुख्तलिफ किस्मों का मुताला करते हैं। सियाहत की किस्मों में मकामी, बैन रियासती, बैनुल अक़वामी, मजहबी, तारीख़ी, तिब्बी, साइंसी, ज़रई, इत्तफ़ाक़ी, खेल वगैरह शामिल हैं। सियासी सरहदों के मुताबिक सियाहत की 2 अक़साम होती हैं। मुल्की सियाहत, गैर मुल्की सियाहत। मुल्की सियाहत। मुल्की सियाहत किसे कहते हैं? मुल्क के अंदरूनी इलाकों की सियाहत को मुल्की सियाहत कहते हैं। मसलन महाराष्ट्र के लोग सियाहत के लिए तमिलनाडु रियासत में कन्याकुमारी की सैर को जाना, नागपुर के सयाहों का एलोरा और अजंता गार देखने के लिए औरंगाबाद जाना। मुल्क के अंदरूनी इलाकों की सियाहत को हम मुल्की सियाहत कहते हैं। इसमें अगर आप एक ही रियासत के अंदर मुख्तलिफ इलाकों की सैर करें तो उसे मकामी सियाहत, और एक रियासत से दूसरी रियासत जाएं तो उसे बैन रियासती सियाहत कहते हैं। मसलन महाराष्ट्र के लोग सियाहत के लिए तमिलनाडु रियासत में कन्याकुमारी की सैर के लिए अगर जाएं, या नागपुर के सयाहों का एलोरा और अजंता गार देखने के लिए
اورنگ آباد جانا بین ریاستی سیاحت کہلاتا ہے۔ بین کا مطلب ہوتا ہے درمیان، یعنی مختلف ریاستوں کے درمیان۔ تو ایک ریاست سے دوسری ریاست میں سیاحت کے لیے جانا بین ریاستی سیاحت کہلاتا ہے۔ مقامی اور بین ریاستی سیاحت میں سفر بہت آسان ہوتا ہے۔ ملکی سطح پر ہونے کی وجہ سے اس میں زبان، رواج، دستاویزی خانہ پوری وغیرہ کی زیادہ دشواری نہیں ہوتی۔ ہم اپنے ہی ملک میں سفر کر رہے ہیں، ایک ریاست سے دوسری ریاست میں یا ایک مقام سے دوسرے مقام میں، تو سفر مشکل نہیں ہوتا۔ ہم اپنے ملک میں بولی جانے والی مختلف زبانوں سے کچھ حد تک واقف ہوتے ہیں، رسم و رواج سے ہماری واقفیت ہوتی ہے، اور دستاویزی خانہ پوری اتنی نہیں ہوتی جتنی کہ غیر ممالک میں سیر کے لیے ہوتی ہے۔ خاص بات یہ ہے کہ ہم اپنی سہولت سے اس کی منصوبہ بندی کر سکتے ہیں۔ چونکہ اس میں دستاویزی خانہ پوری وغیرہ کی زیادہ دشواری نہیں ہوتی، اس لیے ہم اپنی سہولت سے اس کی پلاننگ کر سکتے ہیں۔ غیر ملکی سیاحت سے کیا مراد ہے؟ اپنے ملک کی سرحد پار کر کے کسی دوسرے ملک کی سیاحت کرنے کو غیر ملکی سیاحت کہتے ہیں۔ مثلاً بھارت کے سیاحوں کا سیاحت کے لیے سوئٹزرلینڈ جانا، امریکہ کے سیاحوں کا سیاحت کے لیے بھارت آنا۔ آبی جہاز، ہوائی جہاز اور ریلوے کی وجہ سے بین الاقوامی سیاحت پہلے سے زیادہ آسان ہو گئی ہے۔ موجودہ دور میں آمد و رفت کے ترقی یافتہ ذرائع موجود ہیں۔ آبی جہازوں کے ذریعے سمندری ساحلوں پر واقع ممالک جوڑ دیے گئے ہیں۔ لوگ ساحلی علاقوں میں سیر و سیاحت کے لیے جانا پسند کرتے ہیں، اور چونکہ اب آبی جہازوں کے ذریعے سمندری ساحلوں پر واقع ممالک کو جوڑ دیا گیا ہے، لہٰذا ان علاقوں میں سیاحوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے۔ عہد حاضر میں اعلیٰ تعلیم، تفریح، مقامات کی سیر، پیشہ ورانہ کام، میٹنگیں، کانفرنسیں وغیرہ، فلم سازی جیسے کاموں کے لیے ملکی اور غیر ملکی سیاحت کا تناسب بڑھ گیا ہے۔ آپ جانتے ہیں اب لوگ اعلیٰ تعلیم کے لیے دنیا کے مختلف ممالک کا رخ کرتے ہیں۔ اب اعلیٰ تعلیم کے حصول کی راہ میں فاصلے کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ تفریح، مختلف مقامات کی سیر، پیشہ ورانہ کام، میٹنگیں، کانفرنسیں، اس کے لیے لوگ غیر ممالک کا سفر کرنے لگے ہیں۔ فلم سازی کی وجہ سے بھی سیاحت کو کافی فروغ حاصل ہوتا ہے۔ فلم ساز اپنی فلم میں ضرورت کے مطابق ملکی اور غیر ملکی خوبصورت لوکیشنز پر شوٹنگ کرنا پسند کرتے ہیں۔ کئی فلموں میں آپ نے ایسے خوبصورت نظارے دیکھے ہوں گے۔ لہٰذا فلم سازی جیسے کاموں کے لیے ملکی اور غیر ملکی سیاحت کا تناسب بڑھ گیا ہے۔
मुल्क के अंदरूनी इलाकों की सियाहत को मुल्की सियाहत कहते हैं। अपने मुल्क की सरहद पार करके किसी दूसरे मुल्क की सियाहत करने को गैर मुल्की सियाहत कहते हैं। क्या आप जानते हैं गैर मुल्की सियाहत के लिए पासपोर्ट, वीज़ा, रवानगी का इजाज़तनामा, सफ़री बीमा और दीगर ज़रूरी दस्तावेज़ात हासिल करना होता है। गैर मुल्की सियाहत के लिए हम जिस मुल्क की सियाहत करने वाले हैं उस मुल्क की करेंसी हमारे पास होना चाहिए, जिसके लिए हमें अपने मुल्क की करेंसी उस मुल्क की करेंसी से तब्दील करना पड़ती है। सियाहत की दो अक़साम हमने देखी। सियासी सरहदों के मुताबिक सियाहत की दो अक़साम होती हैं, मुल्की सियाहत और गैर मुल्की सियाहत। सियाहत के मकसद और सियाहती मकामात की खुसूसियात की बुनियाद पर सियाहत की मुख्तलिफ किस्में होती हैं। सियाहत के मकसद और सियाहती मकामात की खुसूसियात की बुनियाद पर सियाहत की मुख्तलिफ अक़साम को आपकी दरसी किताब में पेज नंबर 90-91 पर चंद तस्वीर के ज़रिए वाज़ह किया गया है। इनमें आप देख सकते हैं यात्रा का ये मंज़र, मजहबी मकासद के तहत किया जाने वाला सफ़र, मामन, मामन यानी पनाहगाह, जाए अमन, अमन की जगह। जानवरों की तहफ़्फ़ुज़गाहें होती हैं जहाँ वो कुदरती माहौल में रहते हैं और हम उन्हें कुदरती माहौल में देख सकते हैं। जंगलाती सैर, समुंदरी सियाहत, तिब्बी व मौलजाती सियाहत, इसके मुतालिक हम अगले सेशन में तफसील से बात करेंगे। मुहिम्माती खेल और ये है ज़ेरे समुंदर हयाती दुनिया। तारीख़ी सियाहत। तारीख़ी सियाहत किसे कहते हैं, क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं? तारीख़ी सियाहत आलमी सियाहत की एक अहम किस्म है। तारीख़ के मुतालिक लोगों के तजस्सुस को देखते हुए तारीख़ी सयाहती सैर का इनेकाद किया जाता है। और अब हम बात करेंगे विरसे की सैर की, जिसे हेरिटेज वॉक कहते हैं। विरसे की सैर या हेरिटेज वॉक किसे कहते हैं? तारीख़ी विरसे के हामिल मकामात देखने के लिए किए गए सफ़र को विरसे की सैर यानी हेरिटेज वॉक कहते हैं। जहाँ तारीख़ रक़्म हुई उस मकाम पर पहुंचकर तारीख़ को जानने का तजुर्बा विरसे की सैर के ज़ुमरे में आता है। मसलन जलियांवाला बाग का कत्लेआम आप पढ़ चुके हैं। 13 अप्रैल सन 1919 को
امرتسر کے جلیان والا باغ میں بیساکھی کے تہوار کے موقع پر جنرل ڈائل کے حکم سے نہتے عوام پر گولیاں برسائی گئیں اور اس میں تقریباً 400 مرد اور عورتیں ہلاک اور بے شمار افراد زخمی ہوئے تھے۔ جلیان والا باغ میں شہیدوں کی یاد میں یادگار قائم کی گئی ہے۔ سیاح باقاعدہ جلیان والا باغ میں آ کر شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ یہ ہے ممبئی کا اگست کرانتی میدان، جہاں 7 اگست 1942 کو انڈین نیشنل کانگریس کا اجلاس شروع ہوا اور اس اجلاس میں بھارت چھوڑو قرارداد کو اکثریت کے ساتھ منظور کیا گیا تھا۔ لہٰذا اگست کرانتی میدان کی اپنی تاریخی اہمیت ہے۔ تو جہاں تاریخ رقم ہوئی اس مقام پر پہنچ کر تاریخ کو جاننے کا تجربہ ورثے کی سیر کے زمرے میں آتا ہے۔ سیاحت کی ایک قسم ہے جغرافیائی سیاحت۔ جغرافیائی سیاحت، اس میں مختلف جغرافیائی خصوصیات کے مشاہدے کے لیے سیاحت کی جاتی ہے۔ مامن، جنگلات، ویلی آف فلاورز، پھولوں کی وادی اتراکھنڈ، سمندری ساحل، جغرافیائی خصوصیات رکھنے والے مقامات مثلاً لونار جھیل وغیرہ کا شمار جغرافیائی سیاحت میں ہوتا ہے۔ مامن کا لفظی مطلب ہوتا ہے پناہ گاہ، جائے امن۔ تو مامن ایسے جنگلات جہاں جانور امن کے ساتھ، آزادی کے ساتھ اپنے قدرتی ماحول میں رہتے ہیں اور انہیں دیکھنے کے لیے لوگ جنگلات کی سیر کرتے ہیں۔ یہاں جانوروں کو کوئی خطرہ نہیں ہوتا۔ شکار پر تو ویسے بھی پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ ہمارے ملک میں کازی رنگا نیشنل پارک، مانس کا جنگلاتی مامن، سندربن قومی باغ وغیرہ شامل ہیں۔ یہ تمام علاقے جغرافیائی سیاحت میں شامل ہیں۔ ویلی آف فلاورز یعنی پھولوں کی وادی۔ پھولوں کی وادی اتراکھنڈ میں ہے۔ دیکھ رہے ہیں آپ کتنی خوبصورت ہے یہ۔ اس کا شمار جغرافیائی سیاحت میں ہوتا ہے۔ ویلی آف فلاورز کے علاوہ سمندری ساحل، علی باغ کا سمندری ساحل آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ گوا بھی اپنے سمندری ساحلوں کے لیے مشہور ہے۔ مہاراشٹر میں لونار جھیل کا شمار بھی جغرافیائی سیاحت میں ہوتا ہے۔ کشمیر میں مختلف پھولوں کے باغیچے، یہ ٹیولپ گارڈن، بیتاب ویلی، ان سب کا شمار جغرافیائی سیاحت میں ہوتا ہے۔ کیا آپ جی پی ایس کے متعلق جانتے ہیں؟ سیاحت کے لیے جی پی ایس، جی پی ایس یعنی گلوبل پوزیشننگ سسٹم۔ آج کل سیاحت کے لیے جدید موبائل میں موجود جی پی ایس نظام یا جی پی ایس آلے کا استعمال بڑے پیمانے پر کیا جاتا ہے۔
मसनूई सैयारों की मदद से ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम काम करता है। इसके लिए गूगल मैप जैसे एप्लीकेशंस का इस्तेमाल किया जाता है। इस सिस्टम में मौजूद नक्शों के ज़रिए हमें ये इल्म होता है हम कहाँ हैं। ये तय करने के बाद कि हमें कहाँ जाना है, उस जगह पहुँचने के लिए मुतबादिल रास्तों, फासलों, गाड़ियों की अक़साम के लिहाज से दरकार वक्त, रास्ते की सहूलियात जैसे पेट्रोल पंप, ताम खाने, क़याम के इंतज़ाम वग़ैरह की मालूमात हासिल होती है। ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम सफ़र के दौरान काफ़ी मददगार साबित होता है। पहले सयाह अपने साथ नक्शे रखा करते थे। नक्शों की मदद से मुख्तलिफ इलाकों की सैर किया करते थे, मगर अब ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम सयाहत के लिए जदीद मोबाइल में मौजूद जीपीएस निज़ाम या जीपीएस आले का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर किया जाता है। इसके लिए गूगल मैप जैसे एप्लीकेशंस का इस्तेमाल किया जाता है। इस सिस्टम में मौजूद नक्शों के ज़रिए हमें ये इल्म होता है हम कहाँ हैं। ये तय करने के बाद कि हमें कहाँ जाना है, उस जगह पहुँचने के लिए मुतबादिल रास्तों, फासलों, गाड़ियों की अक़साम के लिहाज से दरकार वक्त, रास्ते की सहूलियात जैसे पेट्रोल पंप, ताम खाने, क़याम के इंतज़ाम वग़ैरह की मालूमात हासिल होती है। क्या आपने कभी सफ़र के दौरान गूगल मैप का इस्तेमाल किया है? मौजूदा दौर में ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम की वजह से सफ़र में बड़ी आसानी पैदा हो गई है। आज का हमारा सेशन यहीं मुकम्मल हुआ। इंशाअल्लाह अगले सेशन में ज़रूर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।